Hello student, welcome to class 11th. I am Indu Rajput, your drawing teacher, subject drawing and painting. बच्चों आज हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के बारे में जानेंगे। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है पेंटिंग थ्योरी का वो है भारत में लघु चित्रकला का इतिहास या लघु चित्र। लघु चित्र होता क्या है, इसके विषय क्या होते हैं, किस माध्यम पर किया जाता है, ठीक है, और क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई भी चित्रकारी छोटे आकार में किसी भी माध्यम पर किसी भी सतह पर बनी हो लघु चित्रकारी कहलाती है। साधारणतः यह खजूर की पत्ती पर, मतलब छोटी सी छोटी जगह में, खजूर की पत्ती पर, ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, एक कपड़े के टुकड़े पर, एक चमड़े के टुकड़े या हाथी दांत पर की जाती है। ठीक है। लघु चित्र क्या होते हैं? लघु मतलब छोटा, छोटे आकार के व्यक्ति चित्र। छोटे मतलब जैसे आपका ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका पोर्ट्रेट होता है, मतलब जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है उसमें आपकी फ़ोटो पूरी थोड़ी दिखाई देती है, थोड़ी दिखाई देती है, मतलब हाफ, आपके गर्दन तक, शोल्डर तक। ठीक है। तो इतने जो फ़ोटो होते हैं, इतनी जो पेंटिंग होती है, उनको हम लघु चित्र बोलते हैं। ठीक है। तो लघु चित्र अपने सूक्ष्मतम रूप में सविस्तार प्रस्तुत की जाती है। यह एक मानव चित्र, कोई कहानी या दैनिक जीवन का कोई दृश्य हो सकता है। मध्यकालीन युग के बाद हमें लघु चित्र की परंपरा विभिन्न शैलियों में प्राप्त होती है। यह पाल कला शैली, जैन कला शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली, दक्षिण भारत की कला शैलियों तथा पहाड़ी कला शैली में मिलती है। ठीक है। इन सब में छोटे चित्र बने। और बच्चों जो हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें कैसा चित्रण हुआ है? उनमें हुआ है विशाल चित्र बने हैं। क्योंकि वो चित्र कहाँ बनते थे? वो भित्तियों पर बनते थे, दीवारों पर बनते थे। ठीक है। तो वहाँ पर कैसे चित्र बने हैं? वहाँ विशाल चित्र बने हैं। ठीक है। लघु चित्रकला का इतिहास। एलोरा और अजंता के भित्ति चित्रों तथा उनकी कारीगरी के बाद बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियों से संबंधित बौद्ध सिद्धांतों की अनेक हस्तलिखित पांडुलिपियां ताड़पत्र पर बीच में चित्रकारी की गई है। लघु चित्रों में लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। ठीक है। जो लघु चित्र बनते थे उनमें लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। और अजंता एलोरा में जो बने हैं भित्ति चित्र, उनको क्या बोलते हैं? वो फ्रेस्को टेक्निक में बने हैं। फ्रेस्को सेको कौन सी टेक्निक है? देखो बच्चों, दो प्रकार की टेक्निक होती है जो हमारी भित्ति चित्रण में काम आती है। एक तो होती है फ्रेस्को सेको और दूसरी होती है फ्रेस्को बुनो। जो हमारी अजंता में जिस टेक्निक में कार्य हुआ है वो फ्रेस्को सेको में हुआ है। फ्रेस्को सेको का मतलब है सूखी भित्ति, यानी कि जो दीवार है वो सूखी भित्ति पर चित्रण करना, उसको बोलते हैं फ्रेस्को सीको। और जो फ्रेस्को ब्रूनो होती है वो दीवार को गीली करके तब उसके बाद उसके ऊपर चित्रण किया जाता है, वो होते हैं फ्रेस्को बोनो सॉरी। और जो हमारी दीवार पर पेंटिंग बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं म्यूरल। ठीक। तो ये तो था हमारा चैप्टर फर्स्ट, लघु चित्र। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लघु चित्र होते क्या हैं और किस विषय से संबंधित बनाए जाते हैं और ये किस माध्यम पर बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अपना राजस्थान शैली के बारे में। राजस्थानी लघु चित्र शैली, उदय एवं विकास। राजस्थान शैली के बारे में देखेंगे। राजस्थान शैली का जो टाइम है वो है 16वीं से 19वीं सदी तक। ठीक है। इसकी जो ये राजस्थान शैली है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मतलब जो ये राजस्थान है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात से घिरा हुआ है। ठीक है। राजस्थान का अर्थ क्या है? राजस्थान का जो नाम है वो राजस्थान क्यों पड़ा? ठीक है। उसके पीछे क्या बात है?
ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ, राजस्थान का अर्थ है राजाओं की भूमि या राज्यों की भूमि। यहाँ पर बहुत से राजा राज्य करते थे, व शासन करते थे, इसलिए इसका नाम राजस्थान पड़ा। ठीक है। राजस्थान कला कोई नई कला शैली नहीं है, परंतु यह उसी भारतीय परंपरागत कला का शुद्ध व परिष्कृत रूप है जो राजस्थान, गुजरात व मेवाड़ में एक नई कला शैली के रूप में उभरा। जो राजस्थान हिंदू अथवा राजपूत कला शैली के नाम से जाना जाता है। यह कला हिंदी साहित्य, संगीत, कविता, धर्म, राग रागनियाँ और रीति कला चित्रों पर आधारित है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका उदय और विकास। 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र एक ग्रंथ है। ठीक है। और इसकी रचना वात्स्यायन ने की है। जो इसके लेखक थे वो वात्स्यायन थे। जो ये है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में क्या है? कल्पसूत्र में हमारे जितने भी 24 जैन तीर्थंकर हुए उनकी जीवनियाँ हैं इसमें, कल्पसूत्र के अंदर। ठीक है। तो इसके बारे में सुनेंगे। 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ का क्षेत्र है, सेंटर है उदयपुर जैन क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र शैली के विभिन्न चित्रों की रचना हुई। इन कला चित्रों में हम राजस्थानी लोक कला रूपों, अजंता तथा गुजरात की महान परंपराओं की विशिष्ट तत्वों का मिश्रण पाते हैं। ठीक है। जो ये है राजस्थान शैली बच्चों, ये कैसी शैली है? मतलब जो इनके जो विषय वस्तु है राजस्थान शैली की, इसमें क्या क्या बने हैं? इसमें गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद, रागमाला, बारामासा, नायक नायिकाओं का चित्रण हुआ है इसमें। ठीक है। इसमें जो बारामासा किसे बोलते हैं? बारामासा इसमें वो होता है 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन, उसको बारामासा का बोलते हैं। बारामासा का चित्रण हुआ, राग रागनी का चित्रण हुआ। ठीक है। उसमें ढोला मारू बने। ढोला मारू मतलब ऊँट पर बैठे राजा रानी को चित्रित किया गया है। जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान शैली 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है। जो हमारे राजस्थान शैली के क्षेत्र हैं, सेंटर हैं, कौन कौन से हैं? मेवाड़, सबसे पहले आता है मेवाड़, फिर आता है हमारा मारवाड़, फिर हाड़ौती, फिर ढूंढार। ऐसे ही इन शैलियों के भी सेंटर हैं, उपशैलियाँ हैं इनकी। जैसे हमारा मेवाड़ है बच्चों, तो मेवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं वो कौन कौन से सेंटर हैं? वो हैं उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। ठीक है। पहले आप इनके होल टू पार्ट समझेंगे, फिर इनकी डिटेल के बारे में ध्यान से समझेंगे। ठीक है। जैसे हमारा मेवाड़ हो गया, मेवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं वो है उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। ऐसे ही हमारा जो मारवाड़ सेंटर है, मारवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं वो है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़। ऐसे ही हमारा 3rd सेंटर है हाड़ौती शैली। हाड़ौती की उपशैलियाँ हैं बूंदी और कोटा। ऐसी हमारी ढूंढार शैली है। ढूंढार शैली की जो उपशैलियाँ हैं वो है जयपुर, अलवर और उनियारा। ठीक है। तो आपके इसमें ज़्यादा डिटेल में तो है नहीं बुक में, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, उसी को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जो मेवाड़ शैली है बच्चों, मेवाड़ शैली कहाँ आई? उदयपुर में। ठीक है। मेवाड़ लघु चित्र शैली 15वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ क्षेत्र में लघु चित्रों की रचना हुई। इस शैली का सबसे विकसित रूप है पालम भागवत चित्रों को देखा जा सकता है। ठीक है। इस शैली के जो प्रमुख आर्टिस्ट थे वो थे साहिबदीन, जगन्नाथ, निसारदीन और मनोहर। ठीक है बच्चों। और इसमें जो हमारे राजस्थान शैली के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे सावक पड़क्कम सुचूर्णी, कल्पसूत्र, सुपासनाचर्यम, चोर पंचासिका, ढोला मारू, रागमाला, रसिक प्रिया, सूरसागर, कुमार संभव। ठीक है। तो ये इसके थे विषय वस्तु। और इनमें क्या क्या बने हैं? हिंदू विषयों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं।
किसमें? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान शैली का इसके राजस्थान शैली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान शैली तो है ही, और इसको राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो ज़्यादा लोग रहते थे वो राजपूत राजा रहते थे। ठीक है, ऐसे ही इसका एक नाम हिंदू शैली भी है, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ ज़्यादा हिंदू थे। ठीक है, तो इनके चित्रों के जो विषय थे वो मैंने आपको बताए हैं। रसिक प्रिया मतलब नायक नायिका का चित्रण हुआ है इसमें। बारहमासा में किसका चित्रण हुआ है? बारहमासा में बच्चों 12 महीने की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। रामायण से संबंधित चित्र बनाए गए। बिहारी सतसई है, जैसे हिंदू विषयों पर बने चित्रों में मुगलों की शैलीगत भारतीय विषयों का बेहतर समन्वय दिखाई देता है। मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसमें दे रखा है शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ तथा नाथद्वार में ये मेवाड़ शैली विकसित हुई। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सेंटर है बूंदी शैली। बूंदी किसकी उपशैली है बच्चों? ये बूंदी हमारी हाड़ौती शैली की उपशैलियाँ हैं। बूंदी शैली में किसका चित्रण हुआ है? इसमें रागमाला बनी है। रागमाला श्रृंखला, रागमाला की एक सीरीज़ बनाई गई है। रागमाला क्या होती है? पहले तो आप ये समझेंगे रागमाला किसे कहते हैं। रागमाला में बच्चों संगीत पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो संगीत से रिलेटेड चित्र बनते हैं रागमाला में। ठीक है, रागमाला श्रृंखला के चित्रों में बूंदी के आरंभिक लघु चित्र चुनार में बने। चित्रांकन में मुगल व दक्षिणी कला तत्वों के संयोजन में बूंदी का कौशल अद्वितीय है। मतलब जो बूंदी शैली है वहाँ किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? वहाँ मुगल और दक्षिणी शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। बूंदी की जो वहाँ मानव आकृतियाँ बनी हैं बूंदी शैली में और बच्चों मेवाड़ में एक जैसी ही मानव आकृतियाँ बनी हैं। ठीक है, अगर आप इसको चैप्टर को लर्न करोगे, उसकी उपशैली को याद रखोगे, मतलब चैप्टर चाहे कोई सा भी हो आपका, हमारा राजस्थान है, पहाड़ी है, मुगल शैली है, ठीक है, कोई सा भी है, तो उसको याद करने का सबसे ईजी सबसे आसान तरीका कौन सा है? वो यही है, आपको उनकी सभी की विशेषताएं पता होनी चाहिए। देखो अभी जैसे मैं आपको बताऊँगी हमारी जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ में और बूंदी में जो काम हुआ है वो लगभग एक जैसा ही हुआ है। ठीक है, जो हमारे मेवाड़ इसमें राजस्थान का जो मेवाड़ सेंटर था तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ बारिश नहीं होती थी और वहाँ आंवले के पेड़ सबसे अधिक होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ के जो पानी था वहाँ उस पानी में तैलीय प्रभाव सबसे ज़्यादा था, इसलिए क्या होता था वहाँ आंवला सबसे ज़्यादा होता था। ठीक है, और तो वहाँ इसलिए स्वास्थ्य खराब रहता था लोगों का ज़्यादातर, तो वहाँ आंवला सबसे अधिक होता था। तो उसका जो तैलीय प्रभाव था पानी का, जो वहाँ की जो प्रकृति थी उनका जो प्रभाव था वो मनुष्य पर दिखाई देता था, वहाँ की जनजाति पर, वहाँ के जो लोग रहते थे उन पर दिखाई देता था। जो मेवाड़ शैली है बच्चों, जो हमारी बूंदी शैली है, इन दोनों शैलियों में एक जैसा काम हुआ है। क्यों? जो मेवाड़ की आप मानव आकृति देखोगे, वो पुरुष हो या नारी हो, कोई भी हो, वहाँ की जो मानव आकृतियाँ हैं वो छोटी छोटी ठिगनी और बहुत मोटी मोटी मानव आकृतियाँ हैं। ठीक है, मतलब ठिगनी सी, हेल्दी सी हैं। ठीक है, तो वहाँ एक जैसा ही है। और बूंदी शैली में जो सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं वो हाथियों के चित्र बने हैं बूंदी शैली में, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण रंग का जो प्रयोग हुआ है वो बूंदी शैली में हुआ है। वैसे तो रागमाला हमारे सभी शैलियों में बनी है लगभग, लेकिन जो हमारे रागमाला के चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर। रागमाला मैंने आपको बताया है रागमाला का मतलब क्या है, क्या अर्थ है, किस विषय से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। फिर से आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। रागमाला का मतलब है राग रागनियों का अंकन, यानी कि उसमें जो हमारे संगीत पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं उसको हम राग रागनी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे सुंदर जो राग रागनी के चित्र बने हैं वो हमारे बूंदी शैली में ही बने हैं। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट जोधपुर लघु चित्र शैली। तो जोधपुर जो है ये किसका भाग है? ये हमारी राजस्थान शैली की जो दूसरी उपशैली थी, जो दूसरी शैली थी हमारी, वो एक तो थी मेवाड़ और दूसरी थी मारवाड़। जो जोधपुर सेंटर है ये मारवाड़ का ही एक सेंटर है। ठीक है, मेवाड़ की कला परंपरा जोधपुर को विरासत में मिली थी। मेवाड़ की जो कला परंपरा थी वो जोधपुर को विरासत में मिली थी, जो 17वीं सदी के प्रारंभ में पाली रागमाला चित्रों में
उद्घाटित हुई। इन चित्रों की शैलीगत विशेषता देशज विशुद्ध चित्रण है। इस शैली के मुख्य विषय कौन कौन से थे? यहाँ 12 मासा के चित्र बने, रागमाला के, रामायण के प्रसंग थे, देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र व रनिवास जीवन का चित्रण जोधपुर शैली के विशिष्ट गुण हैं। और यहाँ की उपशैलियाँ हैं, सिरोही व नागौर जोधपुर के उपकेंद्र हैं। नागौर व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है, जबकि सिरोही के चित्र विषयों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, जो हमारा ये मारवाड़ का जोधपुर सेंटर है, यहाँ मानव आकृति कैसी बनी है? यहाँ की जो मानव आकृति है, यहाँ लंबी ठाड़ी मानव आकृति बनी है, ठीक है। पुरुषाकृति लंबी, ठीक है, ऊंची पगड़ी, मानसिंह की मूंछ। अगर आप किसी भी मारवाड़ी इंसान को देखोगे तो उसकी बड़ी बड़ी मूंछें आपको दिखाई देगी और लंबा ठाड़ा वो इंसान होगा जो वहाँ की मानव आकृति है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं, लंबी ठाड़े लोग होते हैं वहाँ के उधर के, और ऊंची पगड़ी होती है उनकी और बड़ी बड़ी मूंछें होती है। ये वहाँ के चित्रों की विशेषता है मारवाड़ में, ठीक है, मारवाड़ के जोधपुर में। और वहाँ के जो चित्रों की विशेषताएं हैं वो कैसी है? हाशिए गुलाबी व हरे रंग में, मानवाकृति लंबी और मयूर अंकन हुआ है, मोर बने हैं, वास्तु सफ़ेद बना है। वास्तु क्या होता है बच्चों? वास्तु होता है हमारा भवन, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग होती है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, दिल्ली की जामा मस्जिद होगी, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आती है? ये सब हमारी उसी के अंदर आती है, वास्तुकला के अंदर। वास्तु सफ़ेद बना, मयूर अंकन, पुरुष व नारी आकृति लंबी, काले मेघ, बादलों में परियों के विचरण का अंकन, ठीक है, मतलब जो बादल बनाए गए हैं हमारे जोधपुर में वो हमारे काले बादल बनाए गए हैं, ठीक है। अब आती है हमारी बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली में मुगल कला तत्वों की भरमार है। बीकानेर शैली पे किसका प्रभाव है? मुगल कला शैली का, क्योंकि बहुत से चितेरे मुगल दरबार को छोड़कर बीकानेर आ गए थे। इसलिए मुगल शैली के इन चितेरों ने, चितेरा किसे बोलते हैं बच्चों? चितेरा बोलते हैं आर्टिस्ट को, यानी कि कलाकार को। चितेरों ने बीकानेर चित्र शैली की परंपरा को ध्यान में रखते हुए चित्रों की रचना की, ठीक है। इस शैली के प्रमुख आर्टिस्ट कौन कौन है? बीकानेर के अली रजा, उस्ताद शाहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नरुद्दीन व मुराद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली के मुख्य विषय, इस शैली के चित्रकारों ने अपना रुझान हिंदू मिथकों व आख्यानों को चित्रित करने की ओर रखा। इस शैली में देवी भागवत, रागमाला, बारामासा, हिंदू त्योहार, राधा कृष्ण, रामायण और क्षेत्रीय व भारतीय साहित्य के नायक नायिकाओं को चित्रित किया, ठीक है। शैलीगत विशेषताएं कैसी थी यहाँ की? तकनीकी निष्पादन के अलावा परिपक्व शारीरिक गठन, लय, गति एवं बारीकी के अलावा हल्के मन भावन रंग बीकानेर में लघु चित्रों का अंकन किया। बीकानेर में सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर में बादल महल मिला है। बादल महल सबसे सुंदर बादलों का अंकन कहाँ किया गया है? बीकानेर में, क्योंकि जो ये हमारे क्षेत्र थे बीकानेर में बहुत कम बारिश होती थी, तो वहाँ के आर्टिस्ट क्या करते थे, मतलब इतनी भी नहीं होती थी कि जो मतलब धरती भी गिल्ली हो जाती हो, बहुत ही कम होती थी, ना के बराबर ही, ठीक है। तो इसलिए बीकानेर के जो कलाकार थे, बीकानेर का जो आर्टिस्ट था वो क्या करता था, वो मतलब अपने चित्रों में बादलों को बनाता था, ठीक है, जिससे कि वहाँ भी मतलब वहाँ के देवता जो खुश होके फिर वर्षा होने लगे, ठीक है। तो जो सबसे सुंदर बादलों का अंकन हुआ है वो बच्चों हमारा बीकानेर शैली में हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला सेंटर किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की जो स्थापना की वो 1609 ईस्वी में किसने की? किशन सिंह ने। जो किशनगढ़ का जो नाम है वो राजा किशन सिंह के नाम पर ही पड़ा। जो किशनगढ़ की स्थापना वो 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने की, और जो इसकी खोज हुई वो एरिक डिकिंसन ने की 1943 में,
किशनगढ़ शैली की। ठीक है, और यहाँ की जो विषय वस्तु है वो है, जो देखिए बच्चों, जो हमारी किशनगढ़ शैली है इसमें दो तरह के चित्र नहीं बने, एक तो इसमें राग रागनी नहीं बने और एक इसमें बारहमासा का और राग रागनी का चित्रण कहाँ नहीं हुआ, वो किशनगढ़ शैली में नहीं हुआ। ठीक है, और जो सबसे लंबी मतलब सबसे सुंदर सबसे लंबी मानवाकृति बनी है वो किशनगढ़ शैली में हुई है। किशनगढ़ शैली का एक एग्जाम्पल है जो वहाँ सबसे सुंदर मानवाकृति बनी है, राधा बनी ठनी। ठीक है, राधा बनी ठनी के जो चित्रकार हैं, इसकी रचना किसने की थी, राधा बनी ठनी की सावंत सिंह के दरबार, सावंत सिंह जो थे वो भगवान राधा कृष्ण को मानते थे और वो राधा को नागरी का नाम दिया उन्होंने। और इसकी जो चित्र रचना की थी वो निहाल चंद ने की थी। निहाल चंद कौन थे, ये राजा सावंत सिंह के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली में जो चित्र बने हैं सबसे सुंदर और नारी सौंदर्य का आदर्श रूप में बनी ठनी राधा के रूप में, और जो सावंत सिंह का चित्रण हुआ है वो भगवान कृष्ण के रूप में वहाँ उस शैली को पहचान मिली है। ठीक है, इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं कौन कौन से हैं, भवानी दास, सूरत राम, निहाल चंद। ठीक है, ये सब कौन है, ये हैं किशनगढ़ शैली के चित्रकार। इस शैली के मुख्य विषय क्या थे, इस शैली में कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार है, किंतु रामायण के प्रसंग, आखेट दृश्य एवं व्यक्ति चित्र भी यहाँ बहुलता से बने हैं। सौंदर्य के आदर्श रूप में चितेरों ने बनी ठनी राधा और राजा सावंत सिंह के व्यक्ति चित्र को चित्रित किया है। ठीक है, तो जो सबसे सुंदर मानवाकृति का चित्रण हुआ है वो हमारी किशनगढ़ शैली में हुआ है। ठीक है, अब अगला सेंटर है इसका जयपुर शैली। जयपुर शैली, जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर जो नगर था उसको किसने बसाया था, उसको समाई जयसिंह ने बसाया था। और जो जयपुर के जो डिज़ाइनर थे वो थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, जिसने इसको डिज़ाइन किया था, जिसने इसको बनवाया था, मतलब नक्शा जो था उसका मैप था वो उसने किया था। ठीक है, तो इसमें जयपुर के राजा समाई जयसिंह के शासनकाल में लघु चित्रों को संरक्षण मिला। मतलब जो सबसे अच्छा काम हुआ है वहाँ जयपुर शैली में, जो उसके शासक थे वो कौन थे, वो ये थे राजा समाई जयसिंह। आमेर के अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने हैं। जीवंत आकृतियाँ तथा गतिशीलता के भरे आखेट के दृश्य अजमेर सांवर की पहचान हैं। जालोर, जैसलमेर व पुष्कर इस शैली के अन्य केंद्र है। और इसके चित्रकार कौन कौन है, मोहम्मद शाह और साहिब राम जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली के मुख्य विषय क्या थे, यहाँ पर जो चित्रण हुआ है वो उसके विषय क्या थे, मतलब व्यक्ति चित्र बने हैं, धार्मिक पौराणिक प्रसंग, राग रागनियाँ बनी, रति क्रीड़ा दृश्यों व अमूर्त विषयों का चित्रण जयपुर शैली के मुख्य विषय हैं। और इसकी विशेषताएं कैसी थी कि जयपुर शैली की विशाल पटल, सुसज्जित पृष्ठभूमि मतलब सजीवी, चटक रंग मतलब गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। और कौन सी शैली में हुआ है गहरे रंगों का प्रयोग, एक हमारी जो बसोली शैली गई है बसोली तो पहाड़ी में है, यहाँ राजस्थान में इसमें जयपुर शैली में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। आगे अगला आपका चैप्टर आगे आएगा पहाड़ी शैली, वहाँ बसोली में हुआ है। भव्य हाशियों के बीच आदम कद व्यक्ति चित्र, नारी सौंदर्य, आकृतियाँ व विविधता इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला हमारा जो लास्ट सेंटर है बच्चों, कोटा लघु चित्र शैली। कोटा शैली के जो संरक्षक थे, जो उसके वहाँ के शासक थे वो कौन थे, उम्मेद सिंह। कोटा शैली का विकास उम्मेद सिंह के समय में हुआ है। और वहाँ के जो विषय वस्तु थे वो थे कृष्ण लीला, रामकथा, महाभारत, अन्य वैष्णव आख्यान। कोटा के चितेरों के विषय प्रिय विषय रहे हैं। कोटा व बूंदी में शैलीगत विशेषताएं समानता है। जो कोटा और बूंदी शैली की जो विशेषताएं हैं वो लगभग एक जैसी हैं, समान हैं। ठीक है, किंतु कोटा को बारहमासा में विशिष्टता प्राप्त है। ठीक है,
इस शैली के मुख्य विषय क्या थे? यहाँ मानव चित्र बने, त्योहार उत्सवों के चित्र बनाए गए, आखेट बने, दृश्य बने। हरम क्या होता है बच्चों? हरम होता है रानियों, जहाँ रानियाँ रहती थी, ठीक है, रानियों के रहने का निवास स्थान। वन्य जीवन व प्रकृति चित्रण में कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान है। जो कोटा शैली है, जो मतलब इसमें सबसे सुंदर चित्रण, जैसे हमारा बूंदी था बच्चों, बूंदी शैली में सबसे सुंदर चित्रण किसका हुआ था? मैंने आपको बताया था हाथियों का सबसे सुंदर चित्रण हुआ था। और कोटा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कोटा शैली में शिकार के सबसे अधिक चित्र बने। अब आते हैं, अब हमने पहले तो इसके मतलब चैप्टर के बारे में पढ़ा, इसके राजस्थान शैली के। बच्चों देखो, जो राजस्थान शैली के राजस्थान शैली है, हमारी पहाड़ी शैली है हमारी, है ना। और सबसे ज़्यादा इनमें चित्रण किसका हुआ है? राधा और कृष्ण का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, ठीक है। इनके जो मुख्य विषय रहे हैं वो राधा कृष्ण रहे हैं। राजस्थान शैली के तो मेन हैं। अभी हमने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा, इसकी उत्पत्ति विकास के बारे में पढ़ा, उपशैलियाँ पढ़ी, इसके इनको याद करने का, इसको लंबे समय तक ध्यान में रखने का, बस ये आपके पास एक सरल तरीका यही है कि आप इन सब की जो विशेषताएं हैं, मतलब इसमें जैसे देखिए हमारा ये था जोधपुर शैली, इनमें अंतर करना। अगर आप इनमें अंतर कर पाओगे तो आपको ये ज़्यादा टाइम तक और लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे हमारा जोधपुर था, जोधपुर में वास्तु जो बना है हमारा, जो हमारे भवन बने हैं वो सफ़ेद रंग के बने हैं, ठीक है। और जो हमारी किशनगढ़ शैली है बच्चों, किशनगढ़ शैली में जो हमारे वास्तु बने हैं वो संगमरमरी बने हैं, सफ़ेद संगमरमरी, ठीक है। तो ये था अभी राजस्थान शैली के लघु चित्रों का अध्ययन। अब राजस्थान शैली में कौन कौन सी पेंटिंग बनी है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें जो आपकी फर्स्ट पेंटिंग है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, इसमें जो दूसरी पेंटिंग है झूले पर कृष्णा, थर्ड पेंटिंग है मारू रागनी, फोर्थ पेंटिंग है राधा बनीठनी, इसकी फिफ्थ पेंटिंग है बच्चों चौगान प्लेयर्स, इसकी सिक्स्थ पेंटिंग है सिक्स्थ एंड लास्ट चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए, यानी कि भरत मिलाप, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस पेंटिंग के बारे में बता देती हूँ। इसकी जो पहली पेंटिंग है बुक में हमारी जो पहली पेंटिंग है वो है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ठीक है। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये वाली पेंटिंग बच्चों आपकी सिलेबस से कट हो गई है, ठीक है, तो आप इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। चलिए हम दूसरी पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दूसरी पेंटिंग का क्या नाम है? झूले पर कृष्णा, ठीक है, झूले पर कृष्णा। इस पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसके चित्रकार हैं नरुद्दीन, माध्यम पृष्ठ पर जलीय रंग यानी कि टेम्परा कलर से बनाया है, काल सिरका, मतलब ये किस टाइम में बनकर तैयार हुआ था? 1683 ईस्वी में ये वाला जो चित्र है झूले पर कृष्णा। शैली राजस्थान के बीकानेर शैली में बना है, ठीक है। इसका सौजन्य कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बना है। इसकी विषय वस्तु क्या है चित्र की? यह है लघु चित्र नरुद्दीन की बीकानेर राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकारी है। यह चित्रकारी रसिक प्रिया की कविताओं पर आधारित है, ठीक है। इस कलाकृति में बच्चों दो भाग दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी भाग और निचला भाग, ऊपरी भाग में कृष्ण एक झूले पर राधा को देख रहे हैं। ऊपर वाले भाग की बात हो रही है। ये जो इसमें कृष्णा है वो राधा की तरफ देख रहे हैं, जो दूसरी ओर एक छज्जे पर तकिए का सहारा लिए कृष्ण के सामने बैठी है। एक दिन राधा कृष्ण के इस बर्ताव से बहुत नाखुश है, बहुत परेशान है तथा इसे सहन नहीं करती, क्योंकि राधा को कृष्ण से अपार प्रेम है। इसी कारण राधा का हृदय भी आंसुओं से भरा हुआ है और उसके आंसू आंखों से फव्वारे की तरह बह रहे हैं। तो बच्चों इस चित्र को देखेंगे
पहले आप चित्र को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें मतलब कितनी मानव आकृतियाँ बनी हैं, ऊपर वाले हिस्से में क्या बनाया हुआ है, कृष्ण जी हैं, ठीक है, उन्होंने कैसी वेशभूषा पहनी हुई है, नीचे वाले दृश्य में क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह कलाकृति 2 भागों में बांटी गई है। निचले भाग में कृष्ण गोल तकिए का सहारा लिए बैठे हैं, दूसरी ओर राधा को भी तकिए के सहारे बैठा हुआ दिखाया गया है। पूरी कलाकृति ऊपरी तथा निचले भाग से संबंधित है। निचले भाग में कृष्ण की आंखें राधा पर केंद्रित हैं, जो एक बरामदे में बैठी दिखाई गई है, तथा कृष्ण दूसरे बरामदे में उसके सामने बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने ऊपर गर्व करते हैं, जो एक दूसरे को नफरत से देख रहे हैं। जिन्हें दुख दर्द महसूस हो रहा है, उनके बीच में गोपी के हाथों की मुद्राएं कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो केवल कृष्ण को अपना भगवान मानती हैं और उनकी पूजा करती है। वो कृष्ण को समझा रही है कि राधा तुम्हारी अधिक जिम्मेदारी है, राधा की जो तुम पर जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक है। यह राजपूत शैली का उत्कृष्ट कलाकृति है, जो एक लोक कला पर आधारित है। इसमें सभी हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है, हल्के और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। कृष्ण का रंग हल्का नीला है। ऊपरी भाग में कृष्ण को नारंगी तथा निचले भाग में पीली धोती पहने हुए दिखाया गया है। इनके सिर का मुकुट बहुत सुंदर है। सभी ने गहने पहने हुए हैं जो सफ़ेद रंग के हैं, तथा कहीं कहीं हल्का पीला रंग भी प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। तो बच्चों, ये पेंटिंग तो थी आपकी राधा झूले पर, ठीक है। अब इसमें हमारी जो दूसरी पेंटिंग है, इसमें हमारी जो अगली पेंटिंग आती है वो है मारू रागनी। मारू रागनी जो पेंटिंग है, मारू रागनी जो पेंटिंग है बच्चों, इसके चित्रकार हैं साहिबदीन। शैली है इसकी मेवाड़ शैली, उदयपुर राजस्थान। काल है 18वीं सदी में बनाए चित्र। माध्यम है पृष्ठ पर जलीय रंग, ठीक है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसकी विषय वस्तु बता देती हूँ मैं आपको पहले। इसकी जो विषय वस्तु है मारू रागनी, ठीक है। मारू इसमें राजा को कहा गया है और रागनी इसमें रानी को कहा गया है, ठीक है। मारू रागनी रागमाला श्रृंखला से ली गई एक बड़ी चित्रकारी है, यानी कि इसकी वो पेंटिंग है, वर्टिकल पेंटिंग है। यह कलाकृति मेवाड़ उदयपुर के चित्रकार साहिबदीन द्वारा चित्रित की गई थी, ठीक है। बूंदी शैली के इस चित्र को 18वीं सदी के आरंभ में उत्कल राम ने बनाया था। इस चित्र में तेज गति से दौड़ते सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद अलंकृत वस्त्रों व विशिष्ट आभूषणों के साथ सिर पर सफ़ेद मुगलिया पगड़ी धारण किए हुए एक युवा राजपूत को दिखाया गया है। देखिए, इसमें से फिर से एक बार दोबारा समझेंगे। मेवाड़ के दरबारी चित्रकार साहिबदीन द्वारा चित्रित रागमाला श्रृंखला का यह एक महत्वपूर्ण रूप है। 18वीं सदी में बने इस चित्र में एक राजा व रानी को रेगिस्तानी पृष्ठभूमि में ऊंट पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। उनके वस्त्र पारदर्शी व अलंकरणों से सुसज्जित है। ऊंट को गतिमान स्थिति में सवार की मर्यादा के अनुरूप पूर्ण रूप से सुसज्जित दिखाया गया है। एक सेवक ऊंट के आगे चल रहा है, जबकि 2 पुरुष अंगरक्षकों को तलवार, भाले एवं खंजर के साथ गतिमान अवस्था में दिखाया गया है। एक सफ़ेद
शिकारी कुत्ता दोनों अंगरक्षकों के जो गार्ड हैं उनके आगे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि में घुमावदार धरातल को हल्के हरे पीले रंग का प्रयोग करके उभारा गया है। सभी मानव आकृतियों ने चटक रंगों वाले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके सिरों पर मुगल शैली की पगड़ियां हैं। राजा की पगड़ी को शेष पगड़ियों से अलग दिखाया गया है। मेवाड़ शैली के इस चित्र में चारों ओर नारंगी रंग के सरल हाशिए बनाए गए हैं तथा चित्र के ऊपरी भाग में देवनागरी लिपि में सुलेखन कार्य किया गया है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इस चैप्टर की थर्ड पेंटिंग। इसके बाद आती है हमारी पेंटिंग जो है राधा बनी ठनी। चित्र का नाम है राधा बनी ठनी। चित्रकार निहाल चंद। माध्यम कागज पर जल रंग। उपशैली किशनगढ़। तकनीक टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बच्चों, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले 4-5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इसके ऊपर जो अच्छे से लिखते हैं इसका नंबर अलग मिलता है और नीचे डिस्क्रिप्शन का नंबर आपको अलग मिलता है। तो पहले आप इसी के बारे में बता देंगे, ठीक है, या तो लाइन टू लाइन बता देंगे या पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे, ठीक है। किशनगढ़ की राधा बनी ठनी राजस्थान शैली का सबसे प्रसिद्ध लघु चित्र है। 1760 ईस्वी में इसे निहाल चंद नामक चित्रकार ने बड़ी खूबसूरती से बनाया था। किशनगढ़ की राधा से अभिभूत भारत सरकार ने इस लघु चित्र पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। इस चित्र में राधा की मुस्कुराहट रहस्यमयी है तथा आँखों में सुंदरता देखते ही बनती है। जो आँख बनी है इसकी राधा की वो धनुषाकार आँखें बनी हैं। इस कलाकार चित्रण में राधा का चेहरा लंबा दिखाया गया है। कलात्मक चित्रण में ललाट उपयुक्त गोलाई लिए हुए हैं। नाक लंबी, तीखी व नुकीली है। भौए धनुषाकार, होठ पतले व लाल है। इस चित्र में राधा के काले घुंघराले बाल कमर तक लटके हुए हैं तथा गाल पर मोटी लट लटकी हुई है। राधा के बाएं हाथ में कमल की 2 कलियां बड़ी ही कोमलता से पकड़े हुए तथा दाहिने हाथ से अपारदर्शी स्वर्ण जड़ित किनारे वाली ओढ़नी स्त्रियोचित अदा के साथ पकड़े हुए दर्शाया गया है। उसके वस्त्र एवं आभूषण राजपूत परंपरा के अनुसार चित्रित किए गए हैं। राधा की ओढ़नी को जानबूझकर सोच समझकर पारदर्शी बनाया गया है ताकि पहने हुए गहने वस्त्र एवं अंगों की मोहकता, उसमें रंगों की मोहकता उसमें ये झलक सके। पृष्ठभूमि को गहरे नीले रंग की विभिन्न आभाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, हमारी जो इसकी नेक्स्ट पेंटिंग है वो है चौगान प्लेयर। ठीक है, चित्र का नाम है चौगान प्लेयर। चित्रकार का नाम है दाना। माध्यम है कागज पर जल रंग। समय है 18वीं सदी। उपशैली है जोधपुर। तकनीक है इसकी टेम्परा और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। जोधपुर शैली के इस चित्र में घोड़ों पर सवार 6 राजकुमारियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। विविध रंगों की राजसी पोशाकों में आभूषण से सुसज्जित, सिरों को विशेष अलंकरणों से ढके हुए, विभिन्न मुद्राओं में अपनी अपनी छड़ियों से लाल रंग की गेंद को अपने चित्रण में अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करती हुई सभी 6 राजकुमारियों को अपने अपने सफ़ेद, आसमानी, नीले व भूरे रंगों से सुसज्जित अलग अलग दिशाओं में गतिमान घोड़ों पर दिखाया गया है। पृष्ठभूमि के अग्रभाग में विशेष आकृति में घास दिखाई गई है, जबकि पिछले भाग में हरे, नीले व पीले रंगों के मिश्रण से मैदान में घास होने का एहसास कराया गया है। मतलब जो पीछे की जो उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है उसमें लाइट ग्रीन कलर दिखाया गया है, जिससे कि थोड़ा सा आभास हो कि वहाँ पर घास उगी हुई है, घास बनाई गई है। चित्र में ऊपरी भाग में सुलेखन कार्य किया गया है। इस चित्र को दाना नामक चित्रकार ने 18वीं सदी में कागज पर जल रंग की टेम्परा विधि से बनाया था। ठीक है, अब हमारी जो बच्चों इसकी
लास्ट पेंटिंग है वो है चित्रकूट में राम का भरत से मिलाप। चित्र का नाम है चित्रकूट का राम से भरत मिलाप। चित्रकार है घूमन। शैली है बच्चों इसकी शैली है जयपुर शैली। समय है इसका 18वीं सदी। माध्यम है पृष्ठ पर जलीय रंग। सौजन्य राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विषय वस्तु, इस चित्र में रामायण से एक दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें भरत अपनी 3 माताओं और गुरु विश्वामित्र के साथ राम से मिलने चित्रकूट आए थे। इस एक ही दृश्य में कई घटनाएं दर्शाई गई है। विवरण, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है इसके डिस्क्रिप्शन में? पृष्ठभूमि में यानी कि पृष्ठ प्रदेश में विभिन्न छायाओं में हरे रंग का प्रयोग इस चित्र की विशेषता बतलाता है। आगे की ओर कुटिया के सामने हरे वन के परिसर में राम, सीता व लक्ष्मण खड़े हैं। कुटिया के पीछे गहरे हरे रंग के केले के वृक्षों का झुरमुट बनाया गया है। इस छोटे से चित्र में लगभग 49 आकृतियां अंकित की गई हैं। राम धरती की ओर झुके हुए हैं। देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर में राम धरती की ओर झुके हुए हैं। झुके हुए गुरु के चरण छू रहे हैं। साथ में लक्ष्मण खड़े हैं। विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़कर एक स्थान पर राम अपनी माता से मिल रहे हैं। कुछ स्त्रियां एक चश्म खड़ी और बैठी दिखाई दे रही हैं। सबके सामने आकृतियां व वस्तुएं एक सफ़ेद और लाल रंग के फूलों वाली नदी बह रही है। रंगों का संतुलन बहुत अच्छा है। मुगल प्रभाव धूमिल होता दिखता है और एक सटीक जयपुर शैली उभर कर सामने आती है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको, जैसे हमारी राजस्थान शैली का टाइम हो गया, उसकी उपशैलियाँ हो गई, सेंटर हो गए, और क्या और उनकी जो उपशैलियाँ हैं उनमें 2-2, 3-3 कुछ पॉइंट मैंने आपको अलग से बताए हैं अंतर करने के लिए। आप सब वो कॉपी पर नोट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और जल्दी याद होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।